गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज शुरू करेंगे पेपर 2 में यूनिट 9। यूनिट 9 में जो मेन हमें पढ़ना है वो योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पढ़नी है। इसी नाम से पुस्तक है कैवल्य धाम की, और योगाभ्यासों के अध्यापन विधि नाम से उसी पुस्तक का नाम दे करके जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही इसमें चेतना के बारे में, उसके आध्यात्मिक क्या महत्व है, उससे भी सवाल आता है। तो वो आपको साइकोलॉजी में हम पढ़ चुके होते हैं, तो रिपीटेशन वहां होता है। साथ ही यूनिट 9 में एक सवाल भगवत गीता से भी आता है। भगवत गीता में चूंकि हम लोग उधर पढ़ लेते हैं, लेकिन भगवत गीता से भी एक सवाल आता है जो क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि वहां पर अध्यापक के प्रति, यानी अध्यापक शब्द दिया गया, यानी गुरु के प्रति एक स्टूडेंट का, एक छात्र का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसके बारे में कहा गया। जो एक उसमें दिया हुआ है आपके सिलेबस में कि चौथे अध्याय का 34वां जो श्लोक है उसको पढ़ना है, जिसमें शब्द इसमें दिया हुआ प्रणिपातेन शब्द, परिप्रश्नेन और सेवया। ये तीन चीजें, तीनों तो याद कर लीजिएगा, जब हम आएंगे इस पे तो याद भी करेंगे। ये तो भगवत गीता में भी रिपीट करेंगे, यहाँ भी एक बार देख लेंगे। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इसमें क्या सवाल पूछा जाता है वो भी देख लेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले आते हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक जो है, जिसका नाम दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक बताएं। ये क्वेश्चन उसके मुताबिक क्या है। तो इसमें हमारे पास इसी पुस्तक के मुताबिक ही हम पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा हम इधर उधर नहीं जाते। तो उसके मुताबिक क्या है, उसी पुस्तक का हमने जो है यहाँ पर उसको नोट्स बनाया हुआ है। तो योगाभ्यासों की अध्यापन विधि जो पुस्तक है उसमें सबसे पहले छोटे में ये इस पर आते हैं, जो हालांकि पूजा में हमने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति दोनों में क्या मेन डिफरेंसेस रहे हैं, उसकी चर्चा हम शुरुआत में करते हैं। सबसे पहले प्राचीन शिक्षा पद्धति में कहा गया है कि छात्रों की सीमित संख्या हुआ करती थी, क्योंकि आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था में आश्रम में जितने छात्र रहेंगे उतने ही छात्रों को रखा जाएगा। आधुनिक शिक्षा पद्धति में एक ही विषय से, एक ही यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो छात्रों की संख्या असीमित हो जाती। और आजकल तो ऑनलाइन मोड में आ गया, तो आधुनिक शिक्षा पद्धति जो अभी है इसमें संख्या असीमित हो जाती है, लेकिन पहले संख्या सीमित थी। तो ये डिफरेंसेस आपको ध्यान रहना चाहिए। प्राचीन शिक्षा पद्धति में समय का बंधन नहीं था, लेकिन अभी आधुनिक शिक्षा पद्धति में समय का बंधन दिया गया है कि इतने साल में आप कोर्स कीजिए, नहीं कर सकते तो 2 साल और आपको बढ़ा कर दिया जाता है। हर स्ट्रीम के लिए ये नियम बना हुआ है। तो अभी मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें टाइम लिमिटेशन आपको दिया हुआ है, लेकिन प्राचीन शिक्षा पद्धति में ऐसा नहीं था। वहां पर है कि जब तक आपको करना है कीजिए, गुरु के निर्देशन में, और नैतिक मूल्यों पर ज्यादा जोर दिया जाता था। साथ ही प्राचीन शिक्षा पद्धति में वर्ण व्यवस्था का थोड़ा महत्व था। वर्ण व्यवस्था और विशेष वर्ग से संबंधित होते थे कि इस वर्ण के लिए इस तरह की शिक्षा दी जाएगी। इस वर्ण को अगर क्षत्रिय वर्ण है तो उनको ज्यादा शिक्षा जो है दूसरे तरह की दी जाएगी, शस्त्र वगैरह चलाने की। ब्राह्मण है तो उनको वेद वगैरह ज्यादा पढ़ाया जाएगा। तो उसमें भी कैटेगराइज होता था, और उस समय वर्ण और वर्ग का ध्यान रखा जाता था। लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें वर्ण और वर्ग का ध्यान अलग तरीके से रखा जाता है। हालांकि इसमें नहीं कह सकते कि वर्ण और वर्ग का ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन एक खास बात है कि हर वर्ण हर वर्ग का छात्र यहाँ पढ़ सकता है। अब कहेंगे ध्यान कैसे रखा जाता है, तो ये आपके डिटेल में कभी अगर एग्जाम में आता है तो आप रख सकते हैं इसको, कि यहाँ जो है, जो दबे कुचले वर्ग के जिनको कहा जाता है, या जिन ऐसे वर्ग जिनके पास पैसों की कमी, आर्थिक रूप से दिक्कत है, उनके लिए सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए और व्यवस्था अच्छी करते हैं आधुनिक शिक्षा पद्धति में। तो थोड़ा सा ये डिफरेंसेज है, लेकिन दृष्टि से हम यहाँ देखेंगे कि पहले वर्ण और वर्ग विशेष से संबंधित होता था प्राचीन शिक्षा पद्धति। अब आधुनिक शिक्षा पद्धति में ऐसा कोई बंधन नहीं है। वैचारिक गुणवत्ता का महत्व था पहले। आजकल क्या है कि शिक्षा प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रही है कि हमें कितनी कमाई हो पाएगी, कैसे होगा। पहले गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता था
गुणवत्ता आपकी, अगर आप वेद के छात्र हैं, वेद को पढ़ रहे हैं, तो कितना उच्चारण आपका सही है, आपके भाव कितने अच्छे हैं, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता था। अब जो है आप कितना अच्छा कर रहे हो वो तो कहा जाता है, लेकिन आपके भाव क्या है उसका कोई इम्पोर्टेंस आधुनिक शिक्षा पद्धति में नहीं के बराबर, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। यानी आपको जो सबसे ज्यादा जिसको मार्क्स आ गया वही अव्वल है, भले ही उसके व्यवहार कैसे भी हो, उसके अंदर के भाव कैसे भी हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि गुरु ही जो है आपको वहां पर शिक्षा दे करके फाइनली निकालते थे, तो गुरु आपकी गुणवत्ता पर हर तरीके से ध्यान देते थे। प्राचीन शिक्षा पद्धति में क्या था, एक बेहतर पर्सनालिटी का निर्माण करना था, कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, वो पढ़ने में भी अच्छा हो, उसका व्यवहार भी अच्छा हो, समाज में लोगों के बीच रहने की उनकी कला होनी चाहिए। आप तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ोगे तो उसमें इसकी चर्चा दी हुई है, उपनिषद में भी इसकी चर्चा है कि कैसे जो है आप जब गुरुकुल से आते हैं तो उसके बाद के व्यवहार भी आपको सिखाए जाते थे पहले ही। और आज का जो शिक्षा है, मॉडर्न मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें व्यवसाय से जुड़ गया हुआ है कि आप कौन सा कोर्स करोगे जिससे आपकी कमाई हो जाए। जैसे योग में ही ले ले, वाईसीबी के छोटे छोटे कोर्स हैं, वाईसीबी लेवल 1 2 3 4 इस तरह से कोर्सेज होते हैं। मकसद क्या होता है, मकसद होता है कि आपको एक सर्टिफाइड कर दिया और अब आप इससे कमाई कर सकते हो, आप एक योग शिक्षक बन सकते हो। अलग अलग नाम से उसका आता है, नाम है, हर लेवल का अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो व्यवसाय से जुड़ा हुआ, हालांकि हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि अच्छा है या बुरा है, व्यवसाय से नहीं जुड़ेगा तो भी ठीक नहीं है, कमाई होनी ही चाहिए। और पहले इस बात का ध्यान होता था कि व्यवसाय तो आप करेंगे वो तो अलग चीज है, लेकिन उससे पहले सर्वांगीण विकास आपका होना चाहिए हर तरीके से, चौतरफा, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, हर तरीके से आपका डेवलपमेंट हो, इस पर ध्यान दिया जाता था। अब हम लोग आते हैं योगाभ्यासों के अध्यापन विधि में। योग एवं योगाभ्यास क्या है, पहले तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो चूंकि योग आजकल पूरी दुनिया योग को अपना रहे हैं, अलग बात है कि योग में मिक्सचर हो रहा है, मिक्स हो रहा है। लोग योग तो करना चाहते हैं, योग के नाम पर एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, उनको हेल्थ भी ठीक रखना है। तो जिनको पूरा योग आता नहीं है वो थोड़ा सा एक्सरसाइज को भी मिक्स करते हैं। लेकिन योग में, एक्सरसाइज में आपके मानसिक समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन योग में आपके शारीरिक के साथ साथ मानसिक समस्याओं का भी समाधान है। इसीलिए लोग आते हैं योग की शरण में। मानसिक के साथ साथ जब मानसिक है तो आध्यात्मिक भी जुड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद योग के बारे में कई भ्रामक धारणाएं अभी भी बनी हुई हैं। क्या भ्रामक धारणाएं बनी हुई, आज भी मौजूद है ये भ्रामक धारणाएं। ऐसा माना जाता है कि योग सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए है, योग बुजुर्ग लोग करते हैं, ये भी एक धारणा बनी हुई है। मैंने कई लोगों को देखा हुआ, अभी कई डॉक्टर्स भी ऐसा कह रहे हैं, हालांकि अब तो डॉक्टर्स कहते हैं कि योग करें, लेकिन कई लोगों को हमने ये सुना है कि हमारे डॉक्टर ने बोला है कि वॉक करो। योग से क्या होता है, वॉक करो। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उनके डाइटिशियन ने बोला कि तुम वॉक 10,000 स्टेप्स रोज वॉक करो, योग से तुम्हारा वजन कम नहीं होगा। तो योग के बारे में अभी भी ऐसी धारणा है। योग तो हर शरीर के हिसाब से होता है, पिंड के हिसाब से होता है, हर पिंड अलग है, किस पिंड की क्या क्षमता है, कौन से आसन किसको करने किसको नहीं करने। तो वो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते योग से सब कुछ हो सकता है, बशर्ते कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अब योग सबके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। आपने हठियों के ग्रंथ में पढ़ा है, बीमार भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, वो भी योग के द्वारा अपने उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, लोग मान लेते हैं योग चमत्कारों से जुड़ा विषय है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जब महाकुंभ हुआ तो महाकुंभ में योगी आए हुए थे, योगियों का जमावड़ा था, धार्मिक गुरुओं का जमावड़ा था। वहां लोग इस संदर्भ में भी जाते थे कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ बाबाओं के चरण पकड़ ले, कुछ योगियों के चरण पकड़ ले, ठीक है, उससे तो आपको फायदा होता ही है, लेकिन वो चाहते हैं हमें ना करना पड़े, हम उनके चरण पकड़ करके हमारे आशीर्वाद दे दे तो हमें ही सब कुछ प्राप्ति उनके द्वारा हो जाए। जबकि योग क्या है, हर पिंड में पूरी शक्ति होती है। आप उनसे योग सीखिए, वो जैसा कह रहे हैं जीवन जीने के लिए वैसा कीजिए, तो आप जो है आप भी योगी हो सकते हैं। योग साधक तो हैं ही, साधना शुरू करेंगे, जैसे वो अलौकिक शक्ति और अलौकिक विचारों वाले हो गए हैं, आप भी हो सकते हैं। लेकिन आजकल के युग में मान लीजिए जो पूरी दुनिया योग कर रही है, उसमें अलौकिक शक्तियों के लिए नहीं कर रही है, वो स्वस्थ रहने के लिए बस कर रही है।
लेकिन लोगों के मन में अभी भी है कि योगी मतलब कोई चमत्कार दिखाने वाले होंगे, कोई उनके पास ऐसी शक्तियां हो जाएंगी, तो इसका प्रचार ज्यादा हो जाता है। तो अलौकिक विचारों शक्तियों से संबंधित है, सिर्फ यहाँ तक सीमित रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। योग में असीम शक्ति जरूर है, लेकिन कहा गया ना, योग में, योग दर्शन में भी कहा गया कि अगर शक्तियां मिलती, सिद्धियां मिलती, तो उसका भी परित्याग करना चाहिए। अब ये चीज लोगों को कौन समझाए। योग रहस्यों से भरा हुआ है, लोग ऐसा भी मानते हैं, जादू टोना जैसा कुछ है, ऐसा भी मन में भाव आता है। अगर आप एक कमरे में कर रहे हैं, किसी से कम मिलजुल रहे हैं, कहेंगे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिस जो अलग से जादू टोना कर रहा होगा, पता नहीं क्या करता है, कुछ क्रियाएं ऐसी जो है क्यों कर रहा है। जबकि योग कहा गया है कि आप एकांत में करें, सब योग के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। तो लोगों के बीच में है कि जरूर कुछ ना कुछ तो अलग है। उसके बाद योग ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो सारे रोग ठीक कर सकती है, ऐसा नहीं है। योग से बहुत सारे रोग ठीक होते हैं, ये सही है, लेकिन सारे रोग ठीक होते हैं नहीं हो सकता है। अब आपके किडनी में स्टोन है तो योग से ठीक नहीं हो सकता है। आपके गोल ब्लैडर में स्टोन है तो अब वो योग से ठीक नहीं हो सकता है। योग से आपके मसल्स के स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेंथिंग होगी, आपके इम्यून पावर आपका मजबूत होगा। लेकिन अब बहुत सारे रोग भी ठीक होते हैं, लेकिन बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो सर्जिकल हैं, जो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो डॉक्टर के द्वारा ही होगा। इसीलिए योग चिकित्सक का की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी को रोग है तो पहले कहें कि आप डॉक्टर से दिखाएं, डॉक्टर से सलाह मशविरा लें, फिर डॉक्टर जैसा कहेंगे उस हिसाब से हम योग के अभ्यास को शुरू करेंगे। तो कहा जाता है, माना जाता है कि योग से सारे रोग ठीक हो जाएंगे, ये गलत है। योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है, ऐसा नहीं है। योग व्यायाम पद्धति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत सारे एक्सरसाइज, जैसे कि जिम के में या एक्सरसाइज जो करते हैं पहले, उसमें प्री प्रैक्टिस वाले, उसमें लंचेज होते हैं, क्रंचेज होते हैं। तो वो अब लंजेज जो होते हैं, लंजेज में क्या किया जाता है, जो वॉरियर पोज होता है मिलता जुलता उससे होता है, लेकिन उसमें वेरिएशन बहुत सारे होते हैं। तो जब वहां पर श्वास पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, आपके चेतना पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, तो एक्सरसाइज में हो जाता है। लेकिन जैसे योग में आते हैं, वैसे यहाँ स्थिरता की बात आ जाती है, वैसे आपके ब्रीदिंग को पूरा पैटर्न फॉलो किया जाता है, वैसे अध्यात्म को फॉलो किया जाता है, तो व्यायाम पद्धति से वहीं अलग हो जाता है। तो योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है, ऐसा नहीं है। अब योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में आते हैं कि योग शब्द का अर्थ क्या है। तो ये चीज भी आप यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए एक तरह से रिवीजन हो रहा है। यूनिट 1 में आपने योग शब्द का पूरा अर्थ पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़ा है, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में यहाँ पढ़ते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। संस्कृत में कोई भी शब्द जो बना हुआ है, संस्कृत में उसको धातु कहते हैं, मूल शब्द जो है वो उसको धातु कहते हैं, उसी का रूप जो है परिवर्तित होकर के अलग अलग शब्द बनते हैं। तो मूल शब्द क्या है, युज, यानी युज क्या है, धातु। युज धातु है तो युज धातु का कुछ अर्थ है, जो धातु है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो अब जब इसको योग के संदर्भ में लेते हैं तो कहा गया युजिर योगे, युज समाधो, युज संयम ने, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। युज धातु से जब योग के संदर्भ में ले रहे हैं, जो योग बना है, तीन अर्थ में लिया जाता है। क्या, युजिर योगे, युज समाधो, युज संयम ने। पाणिनि जी के व्याकरण में इसकी चर्चा है। तो पहला जो है युज योगे, योग का क्या अर्थ है, जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। बचपन में हिंदी में पढ़ते थे ना, 2 और 5 का योग कितना है, तो 2 और 5 का योग 7 होता है। तो वहां जोड़ने से संबंधित है। यहाँ भी कहा गया है युजिर योगे मतलब जोड़ना मिलाना। किसको जोड़ना किसको मिलाना, अगर पूरी व्याख्या में जाएंगे तो होगा आत्मा को जोड़ना। पहले तो खुद से जुड़िए, हम आत्मदर्शन करें। जब आत्मदर्शन होता है, जब आत्मा मुक्त होती है, तो अपने आप वो परमात्मा में मिल जाती है। ईश्वर से जुड़ना, तो पहले खुद से जुड़ना, फिर जो है खुद के द्वारा उस परम शक्ति से जुड़ना। दूसरा है युज समाधो। समाधो शब्द है, समाधो मतलब समाधि से कहा गया है। अब समाधि का अर्थ देखिए, अर्थ वही है, कहने का तरीका बदल गया हुआ। समाधि मतलब जब आप आत्मदर्शन करते हैं तो उसी को समाधि कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो आम लोगों के बीच में समाधि की व्याख्या होती है वो अलग तरीके से होती है। बहुत सारी सिद्धियां मिल गई, बहुत पहुंचे हुए संत हो गए, बस आम आदमी इतना ही जानते हैं। तो योग शब्द का अर्थ समाधि के भी संदर्भ में लिया जाता है। तो पहला हुआ जोड़ना, दूसरा हुआ समाधि। समाधि का मतलब ही होता है आपने खुद को खोज लिया है, खुद की खोज में भटक रहे हैं, अब आपने खुद को खोज लिया तो समाधि हो गई।
युज संयमने, संयमने मतलब यहाँ अर्थ लगाया गया है संयम से। संयम मतलब इंद्रियों का संयम। जो आपके एकादश इंद्रिय हैं, जब उसको कंट्रोल में करते हैं तो संयम कहलाता है। संयम का अर्थ दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त की वृत्तियों को निरोध कैसे होगा? जब तक संयम नहीं होगा तो चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होगा। तो युज धातु से यहाँ 3 अर्थ लगाए गए हैं, तीनों आपने देख लिया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। बाकी जो आपने अभी तक पढ़ा वो बेसिक्स था, वो कई बार आप रिपीट कर चुके हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोगों को आता ही था। अब जो याद करना है वो ये है कि योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक समस्त यौगिक अभ्यासों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में पूरे योगाभ्यास को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 6 कैटेगरी में। कौन कौन से? आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। ये 6 चीजें हैं। आसन प्राणायाम, पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम। उसका बंध और क्रियाएं, बंध और क्रियाएं, बंध और क्रियाएं, फिर ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। ये सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। 2 बार 4 बार देखेंगे, सब योग करने वाले हैं, योग के साधक हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक जगह लिख भी लेंगे तो आंख बंद करके भी इस अभ्यास को देख लेंगे क्या सीक्वेंस है, तो याद हो जाएगा। आगे है, अब एक एक करके जो 6 हमने कैटेगरी देखा हुआ है योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक, तो 6 कैटेगरी में आसन के बारे में क्या कहा गया है, क्या विशेषता बताई गई है, प्राणायाम के बारे में क्या विशेषता बताई गई है, उस तरह से एक एक को हम लोग देख लेते हैं। पहला है आसन। आसन के बारे में कहा गया है कि ये शरीर की एक विशेष स्थिति है, एक खास पोस्चर है, और ऐसा पोस्चर है जो मन और शरीर को स्थिर करता है। कैसे स्थिर करता है? तो खिंचाव के द्वारा, मतलब स्ट्रेचिंग के द्वारा आपके मन और शरीर को स्थिर करता है। तो आपको क्या होता है? मन और शरीर दोनों स्थिर होता है। सिर्फ व्यायाम करते हैं तो जनरली आपका मन स्थिर नहीं होता है, मांसपेशियां तो बेहतर होती हैं, मन में स्थिरता नहीं आती है, मन के भाव उतने स्थिर नहीं हो पाते। लेकिन योग में क्या है कि आपके मन के भाव भी स्थिर होते हैं, शरीर की मांसपेशियां भी स्थिर होती है। और क्या होता है आसन से? इससे मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के बीच में जो एक रिदम होता है, जो बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, वो रिदम स्थापित होता है। मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को, यानी न्यूरोमस्कुलर टॉनिक इम्पल्सेज उसको कहा जाता है। न्यूरोमस्कुलर टॉनिक इम्पल्सेज, यानी मांसपेशियों में तंत्रिकाएं हैं। तंत्रिका कहाँ है? हमारे शरीर में फैली हुई तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है। तो तंत्रिका तंत्र भी बेहतर होता है। जब मांसपेशियों में खिंचाव आएगा तो तंत्रिका तंत्र पर भी वो प्रभाव डालेगा, और दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। अभी बहुत सारे लोगों का मांसपेशियों और तंत्रिका में धीरे धीरे उम्र के साथ अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, एक रिदम जो है वो स्थापित नहीं रह पाता है। तो इसीलिए कहा गया मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में जो आप एक रिदम स्थापित करेंगे उसके लिए आसन जरूरी है। और एक बात और कही गई है, पेशीय तान में सुधार होता है, मसल्स टोन इसको कहा जाता है। मसल्स टोन, हिंदी में पेशीय तान है, मसल्स टोन में सुधार होता है आसन से। मसल्स टोन क्या होता है? जनरली हम लोग जब कहते हैं कि आपके बॉडी मसल्स में टोन होगा तो हम इसका ये अर्थ लगा लेते हैं, हालांकि वो काफी हद तक सही भी होता है, कि आपके फैट जो है कम होंगे, फैट कम हो रहे हैं मसल्स से, तो मसल से टोन हो गया, मतलब हम ये अर्थ लगा लेते हैं पतला होगा। लेकिन वो कंप्लीट परिभाषा मसल टोन की नहीं है। मसल टोन का होने का अर्थ ये है कि मसल्स में एक इलास्टिसिटी होती है, उसकी अपनी जो रियल इलास्टिसिटी होती है, वो इलास्टिसिटी को बरकरार बनाए रखना। अगर किसी का मान लीजिए इलास्टिसिटी कम हो गया, किसी का हार्ड है, कहते हैं ना किसी की मसल्स बहुत हार्ड है, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है, जो लोग जिम करते हैं शरीर मसल्स टाइट हो जाता है, उनसे आसन कराओ तो वो मांसपेशियां उनकी टाइट ऐसी होती नहीं हो पाता है, तो वो टोन उनका सही नहीं है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है? फैट जम जाता है। माताओं बहनों का क्या होता है? उनकी समस्या होती है कि डिलीवरी के बाद उनके स्टमक का जो है टोन खत्म हो जाता है। स्टमक टोन मतलब स्टमक मसल्स जो है वो थोड़ा सा नीचे को लटक आता है, उसमें लूज हो जाता है। तो क्यों होता है लूज? क्योंकि मसल्स टोन जो है वो इलास्टिसिटी, जैसे एक रबर में इलास्टिसिटी होती है या एक
आप कहते हैं पहले पेन होता था ना, पेन में क्या होता है, स्प्रिंग होता था, स्प्रिंग की अपना एक टोन होता है। तो स्प्रिंगनेस जो है, यानी कि वो जो लचीलापन है उसमें सुधार करना, उतना लचीलापन बना रहना चाहिए, उसी को मसल्स टोन कहा जाता है, हिंदी में पेशीय तान कहा जाता है। उसके बाद कहा गया है योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में कि आसन के दो आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला है स्थिरता, दूसरा है सुख। दो आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं? स्थिरता और सुख। पहला स्थिरता, दूसरा सुख। अब ये आया हुआ है, अगर इसको ले तो हम लोगों ने योग दर्शन पढ़ लिया हुआ है। बताइए कोई ये सूत्र बताइए योग दर्शन का जल्दी से। स्थिर सुखम आसनम। पहला सूत्र है। बहुत बढ़िया, आसन के बारे में कहा गया है। कौन से पाद में कहा गया है? साधन पाद। साधन पाद में, समाधि में नहीं कहा गया है, साधन पाद में कहा गया, जो अष्टांग योग की चर्चा हो रही है तब कहा गया है। स्थिरम सुखम आसनम जो कहा गया है, तो उसको याद रख लीजिएगा। वही दो सिद्धांत यहाँ योगाभ्यासों के अध्यापन विधि में भी कहा गया, स्थिरता और सुख। स्थिरता भी है और सुख भी है। और आसन से कहा गया शरीर और मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तब आसन का संदर्भ समझ रहे हैं। अब आसन के दौरान कौन सी सावधानी बरतें, ये बहुत जरूरी है। आसन करते समय झटके नहीं आने चाहिए, झटके नहीं आने चाहिए, ये ध्यान रखना है। आसन के अभ्यास से थकान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आसन कर रहे हैं तो बहुत थक गए, नहीं, धीरे धीरे करेंगे, सुखपूर्वक करेंगे, स्थिरता से करेंगे तो थकान नहीं होगी। हालांकि इस सिद्धांत का पालन योगा टीचर्स नहीं कर पाते, जब वो कराने जाते हैं बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं। सबको बहुत जल्दी में फैट कम करना है या बहुत जो है उनको मसल्स को थकाना है तो उसको करना पड़ता है। जुम्बा करेंगे, कोई एरोबिक्स करेंगे, कोई उछल कूद कर रहे हैं, कोई क्रंचेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। उससे भी ऐसा नहीं कि उन चीजों से शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, अच्छी बात है, कराएं। तो आसन करते समय झटके नहीं आने चाहिए, आसन के अभ्यास से थकान नहीं होना चाहिए। दोनों एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। आसन को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से 3 श्रेणी में? एक कहा गया ध्यान धारणात्मक, जिसको मेडिटेटिव पोस्चर कहा जाता है। दूसरा कहा गया संवर्धनात्मक, जिससे जो है आपकी मांसपेशियों में मजबूती आती है, शरीर में टोन आता है मसल्स में। तीसरा है शिथिलात्मक। तो 3 चीजें हो गई, पहला हो गया मेडिटेटिव, दूसरा हो गया संवर्धनात्मक, तीसरा हो गया शिथिलात्मक। ध्यान धारणात्मक क्या है? जिस आसन में बैठ करके आप प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसको कहा गया ध्यान धारणात्मक, जिसमें आप जो है धारणा का अभ्यास कर रहे हैं। मेडिटेशन तो इतना आसान है नहीं, हम लोग धारणा के अभ्यास को ही मेडिटेशन कहते हैं। धारणा ही नहीं लगेगी तो मेडिटेशन कैसे होगा? तो जिस किसी भी आसन में बैठ करके आप ध्यान करते हैं, जिसमें आपका शरीर बिल्कुल सीधा होता है, सिर, ग्रीवा और शरीर सीधा रखते हैं, उसको, उस श्रेणी में जो आसन होते हैं उसको कहा गया है ध्यान धारणात्मक आसन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पद्मासन को ले लें, सिद्धासन को ले लें, सुखासन को ले लें, तो ध्यान धारणात्मक आसन की श्रेणी में ये आसन आ जाते हैं। दूसरा है हमारा संवर्धनात्मक आसन। संवर्धनात्मक आसन में अब आपके मसल्स, मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है। इससे शरीर में एक खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग होगी और स्ट्रेंथिंग होगी। 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है जब आप आसन करते हो, तो एक स्ट्रेचिंग और एक स्ट्रेंथिंग, दोनों ही महत्वपूर्ण है। शरीर में निश्चित खिंचाव आना मतलब निश्चित स्ट्रेचिंग होना। उससे क्या होता है? स्ट्रेचिंग से स्वस्थता, यानी कि मसल्स में, पेशियों में एक लचीलापन जो है, जितना लचीलापन होना चाहिए ओरिजिनल में बॉडी के हिसाब से, वो लचीलापन उत्पन्न होता है। रीढ़ की हड्डियों में भी रीढ़ की हड्डियों में, तो हड्डियों में लचीलापन कैसे होगा? तो वर्टेब्रा के बीच में आपके डिस्क होते हैं, डिस्क को भी अगर, और डिस्क किससे जुड़े हुए? सब पीठ की मांसपेशियों से जुड़े हुए हैं एक साथ। तो पीठ की मांसपेशियों में लचीलापन होता है तो कहते हैं रीढ़ की हड्डियों में भी लचीलापन हो रहा है। साथ ही मांसपेशियां आपकी मजबूत भी हो रही है। पीठ की मांसपेशियों को और कोर मसल्स को मजबूत किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए L4 L5 में दिक्कत है, डॉक्टर क्या कहते हैं? कोर मसल्स को मजबूत करो, आप पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करो, क्योंकि वजन वही, अगर वो दोनों मजबूत हो गया तो अगर आपके L4 L5 में थोड़ी बहुत दिक्कत भी है तो आपको समस्या नहीं आएगी। इसीलिए इसमें 2 बातें कही जाती है,
स्ट्रेचिंग भी करो और स्ट्रेंथिंग के लिए भी योग के अभ्यास करो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ देखिए कहा गया है, संवर्धनात्मक आसन के दौरान मर्म बिंदुओं को भी एक्टिव करता है। जब अलग अलग आसन आप करते हैं तो अलग अलग शरीर में जो मर्म स्थान है, जो आपके वशिष्ठ संहिता में भी चर्चा की गई है, 18 मर्म स्थान है। और मर्म के लिए आयुर्वेद की एक कई शब्द है, आयुर्वेद में 108 मर्म स्थान की चर्चा होती है। तो उन मर्म बिंदुओं पर भी योग के अभ्यास से उसका एक्टिवेशन होता है, मर्म जो है एक्टिवेट होता है। जैसे मान लीजिए उष्ट्रासन आप कर रहे हैं, जब उष्ट्रासन कर रहे हैं तो नाभि मर्म पे आपका अच्छा प्रभाव होता है, कंठ मर्म पे अच्छा प्रभाव होता है। इस तरह से मर्म एक्टिवेट होता है। संवर्धनात्मक आसन कैसे करते हैं? हर पोस्चर में करते हैं, बैठ करके भी करते हैं, सिटिंग में करते हैं, लेट करके में, दोनों में, सुपाइन में भी। सुपाइन मतलब पीठ के बल लेटना, सुपाइन कहते हैं। पेट के बल लेटना मतलब प्रोन पोस्चर में भी करते हैं, खड़े होकर के स्टैंडिंग पोस्चर भी करते हैं। और पोस्चर कितने सारे आसन हैं, असंख्य अनगिनत आसन है। हालांकि योग दर्शन इसमें हठ योग के ग्रंथों में, हठ प्रदीपिका में आपके कितने आसन बताए गए हैं? मुख्य आसन 15 बताए गए हैं, संहिता में 32 बताए गए। क्यों इतना ही संख्या बताया? कहा गया इतने से ही आपका काम चल जाएगा। असंख्य आसन करके आपको क्या करना? आसन का जो मकसद है वो मकसद प्राप्त करने के 15 और 32 काफी है, लेकिन संख्या अनगिनत है। अब आते हैं तीसरा जो प्रकार है आसन का, वह है शिथिलात्मक। शिथिलात्मक में जब आप संवर्धनात्मक आसन करते हैं, मसल्स में खिंचाव आता है, आपके स्ट्रेंथिंग होती है, तो आपको उसके बाद शिथिलात्मक आसन जरूर करना है, आपको रिलैक्स जरूर करना है। अंत में शरीर और मन को विश्रांति देने के लिए, जैसे अगर आप प्रोन पोस्चर में लेटे हुए यानी पेट के बल लेटे हुए तो मकर आसन में आप रिलैक्स करते हैं। आप पीठ के बल लेटे हैं सुपाइन पोस्चर में शवासन में करते हैं। पेट के बल में आप बाल शवासन भी करते हैं। कई आसन ऐसे हैं जिसमें आप रिलैक्स करते हैं। दो मुख्य आसन जिसमें नाम लिया था, मकर आसन, शवासन। एक जो है बाल शवासन, भी उसी को शवासन में वेरिएशन हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन अब आपका आ गया, 3 प्रकार, कितने प्रकार हो गए आसन के? ध्यान धारणात्मक, संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक। यहाँ से भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो अब देखिए अभी तक जितना पढ़ा उसको देखते हैं, ये नहीं कि मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ, आप बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो, अच्छे से इसको याद भी करना है। तो एक बार हैंड रेज कीजिए और सब लोगों से एक एक करके पूछ ले। कैटेगरी भी, आसन में जो क्वालिटी है उसकी भी चर्चा कर लेंगे। सब लोग जब इन्वॉल्व होंगे तो याद हो जाएगा। रोशनी जी ने सबसे पहले किया हुआ, रोशनी जी बताइए कि योगाभ्यास। सर मेरे को ये पूछना है, अभिवृत्ति प्रशिक्षण प्रशिक्षण परीक्षण अभ्यास जो है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किसको? कौन सा अभ्यास? 6th वाला सर जो अभी है वहां इसको पर, अभी वहां आएंगे अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास में, तो उसको देख लेंगे। अभी तो आसन पर ही हम लोग। हाँ ठीक है, सबसे पहले आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर बंद है, ध्यान है, फिर अभिवृत्ति प्रकाशन अभ्यास है। अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास क्या है? अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण, हाँ, प्रशिक्षण अभ्यास, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। ठीक है। पहला क्या है? आसन। दूसरा क्या है? प्राणायाम, प्राणायाम। बंद, क्रियाएं, फिर क्रिया, फिर है ध्यान, फिर अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। पूजा बताइए। आसन, प्राणायाम, बंद, क्रिया, ध्यान, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। बहुत सुंदर। अब जो है इसी चीज को मैं बंद कर रहा हूँ, स्क्रीन हटा दिया। अब बाकी लोग ऐसे थोड़ा सा अपने मेमोरी पर जोर डाल करके बताएंगे। रुचि जी बताइए। जी सर, आसन, प्राणायाम, बंद, क्रियाएं, ध्यान, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। बहुत बढ़िया। पायल साव जी। आसन, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, फिर क्रिया, मुद्रा, क्रियाएं, नहीं, ठीक है, मुद्रा, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ, ध्यान, सही जा रहे हैं।
ध्यान और अभिव्यक्ति अभ्यास, थोड़ा सा प्रशिक्षण अभिव्यक्ति अभ्यास समथिंग कुछ था हाँ, एंड का। अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, अभिवृत्ति प्रशिक्षण प्रशिक्षण अभ्यास। अभ्यास, ओके। ठीक है, अच्छा कल मैं देखूंगा इंग्लिश में इसका करूंगा, ये दिक्कत एक आ रही है। देव जी बताइएगा। सर आसन प्राणायाम, हाँ बंध क्रियाएं, हाँ ध्यान, अभिव्यक्ति प्रशिक्षण अभ्यास। आसन में 3 है और वो अभी एक आएंगे आसन पे, अभी इसको करते हैं। बढ़िया, वो भी बढ़िया है, वो भी पूछेंगे सब लोगों से। सरिता जी बताइए। आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान, अभिवृत्ति, प्रशिक्षण, अभ्यास। बढ़िया। मेघा जी। आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान और लास्ट है अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। ठीक है। नेहा जोशी जी। आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। प्रियंका जी। सबसे पहले आसन, फिर प्राणायाम, फिर बंधन मुद्राएं, क्रियाएं, ध्यान, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। अब आते हैं दूसरे नंबर पर है हमारा प्राणायाम। पहला आसन था, दूसरा प्राणायाम, जो 6 कैटेगरी बांटा गया है योगाभ्यासों के अध्यापन विधि के मुताबिक। प्राणायाम के अभ्यास में कहा गया है कि इससे जो असर पड़ता है वो आपके एएनएस यानी ऑटोनमस नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनमस नर्वस सिस्टम पर प्रभाव निम्न में से किन अभ्यासों से पड़ता है। तो प्राणायाम को उसमें प्राथमिकता दी गई, प्राणायाम से सबसे ज्यादा पड़ता है। बाकी अभ्यासों से भी देखिए, हर अभ्यास से हर सिस्टम पर थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है उसको ज्यादा प्राथमिकता दे करके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, श्वसनिक आवेशों पर नियंत्रण होता है। श्वसनिक आवेशों पर मतलब आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उस पर भी नियंत्रण होता है। अभी क्या है, श्वास हमारी छोटी है, श्वास आ रही जा रही, हमें उसका एहसास भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तो श्वास क्या होता है, ब्रीदिंग आपकी लंबी होती है, श्वास की गति धीमी हो जाती है, लंबी हो जाती है, क्योंकि श्वास का संबंध हार्ट से भी है। अगर आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ जाए, श्वास छोटी है, आपको थकान जल्दी होगी, क्योंकि हार्ट जितना शरीर में ब्लड पहुंचा रहा है फिर उसको लंग्स तक पहुंचा रहा है, पूरा सिस्टम उसमें खराब होता है। तो एग्जाम की दृष्टि से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है इस पर प्रभाव पड़ता है। सांस को लंबी और सुखद समय तक रोकना प्राणायाम की एक आवश्यक तकनीक है। क्या कहा गया है, श्वास को लंबी और सुखद समय तक रोकना मतलब कुंभक लगाना। कुंभक लगाने की बात कर रहे हैं। जब कुंभक लगा रहे हैं तो कह रहे हैं कि कुंभक जब आप लंबे समय तक लगा पा रहे हो तो ये एक जरूरी टेक्निक है। किसके लिए, प्राणायाम के लिए। उसके बाद कहा गया है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, प्राणायाम का अभ्यास किसी को शुरुआत में करा रहे हैं तो उसको कैसे कराएंगे। शुरुआत में कहा गया 1 और 2 के हिसाब से श्वास लेना छोड़ना, उस पर जोर दिया जाएगा। यानी 1 2 क्या हुआ, अगर हम श्वास ले रहे हैं, हमने 5 सेकंड में श्वास लिया, तो उनको कहेंगे छोड़ने में आप 10 सेकंड लगाओ। माफी चाहूंगा, किसी की श्वास और भी छोटी है तो 4 सेकंड ही श्वास ले रहा है, लेकिन 4 सेकंड में उनका श्वास पूरा हो जा रहा है, तो वो कहेंगे 8 सेकंड में आप छोड़ें। तो शुरुआत 1 और 2 के हिसाब से 1 2 के रेशियो से कराएंगे, धीरे धीरे संख्या बढ़ाते जाएंगे, रेशियो अपने आप उसको मेंटेन रहेगा शुरुआत में, बाद में जो आपका फाइनल है उसको कराएंगे। तो 1 2 रेशियो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। हाँ सरिता जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहाँ पे स्थित है? हाँ, कहाँ पर स्थित है इसकी चर्चा आगे आएगी, बताऊंगा, वो हमने दिया हुआ कहाँ पे स्थित है। ना पूरी बॉडी में ही स्थित है, एक वो सिस्टम है पूरा, उसकी चर्चा आएगी आगे, बताऊंगा। प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं, जिसमें कभी बाईं नासिका से आप श्वास लेते हो, कभी दाहिनी नासिका से श्वास लेते हो, कभी मुख से आप श्वास लेते हो। तो अलग अलग प्राणायाम की विधि है। बाईं नासिका से आपने लिया, बाईं से ही छोड़ा, तो उसको बोलते हैं चंद्र अनुलोम विलोम। दाईं नासिका से लिया, दाईं से ही छोड़ा, तो कहते हैं सूर्य अनुलोम विलोम। अब बाईं से लिया, दाईं से छोड़ा, तो हो गया चंद्रभेदी। दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, तो हो गया सूर्यभेदी। और एक से लिया, दूसरे से छोड़ा, दूसरे से लिया, फिर पहले से छोड़ा, तो उसको अनुलोम विलोम की संज्ञा दी जाती है। अलग अलग योग संस्थान में इसके नाम भी थोड़े से अलग अलग मिलते हैं। हाँ रंजू जी कुछ कहना चाह रही।
सर ये नहीं समझ पाई, चंद्र अनुलोम और सूर्य क्या बता रहे थे अभी? सूर्य अरे उतना ज्यादा उसमें जाने की जरूरत तो सब लोगों को पता होता है, आप अभ्यास करते होंगे इसलिए हमने वो शब्द इस्तेमाल कर दिया। और इस यदि तो जानती हूँ। देखिए और अनुलोम विलोम का अर्थ है लेना और छोड़ना। अनुलोम विलोम उसका उल्टा कर रहे हैं। चंद्र अनुलोम विलोम जब करेंगे तो चंद्र और सूर्य भेदी की बात कर रहे हैं ना सर आप? नहीं, चंद्र अनुलोम विलोम सूर्य अनुलोम विलोम कह रहा। जब चंद्र से ही लेंगे चंद्र से ही छोड़ेंगे तो चंद्र अनुलोम विलोम हो गया। सूर्य से ही लिया सूर्य से छोड़ा तो सूर्य अनुलोम विलोम हो गया। चंद्र से लिया सूर्य से छोड़ा तो बताइए कौन सा होगा? चंद्र भेदन में चंद्रमा से लिया, चंद्रमा को भेदन करते हुए सूर्य में चले गए तो चंद्र भेदी हो गया। सूर्य भेदी में सूर्य से लिया, सूर्य को भेदन करते हुए चंद्रमा में चले गए तो सूर्य भेदी हो गया। ऐसे याद रख लीजिए तो ध्यान रहेगा। तो प्राणायाम में ये 2-3 चीजें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जी बताए सर ये तीनों का एक राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है ना? नाड़ी शोधन प्राणायाम तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा भी है, हठ प्रदीपिका में, घेरन संगीता में, उसमें अलग अलग होता है। नाड़ी शोधन देखिए जो अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं ना सिंपल, उसी को नाड़ी शोधन कहते हैं। तो उसी में जो है कुंभक लगा देते हैं बीच में, तो नाड़ी शोधन का अभ्यास होता है, रेशियो। अब जिनके जो है बीपी की समस्या बढ़ी रहती है उनको कुंभक नहीं लगवाते हैं, तो वो नाड़ी शोधन का अभ्यास हो जाता है। अब प्राणायाम के अंतर्गत 3 अवस्था होती है। कौन सी 3 अवस्था होती है? पूरक, कुंभक, रेचक। कुंभक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, हम करते ही कुंभक के लिए यानी नियंत्रित करने के लिए। तो कुंभक के बिना तो प्राणायाम होता ही नहीं है। पूरक रेचक तो ऐसे भी हमारा चलता रहता है, लेकिन इसको प्राणायाम नहीं कहते। जब तक कुंभक ना हो तो प्राणायाम नहीं होगा। तो पूरक है कि नियंत्रित तरीके से श्वास लेना। पूरक तो अभी भी हो रहा है, हम बोल रहे हैं तो पूरक हो रहा है, बोल रहे हैं तो कुंभक हो रहा है, और जब बीच में रोक करके श्वास लेते हैं फिर तो पूरक हो गया। रेचक जो है कुंभक के दौरान धीरे धीरे रेचक भी हो जाता है हमारा। ऐसे ही जब श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सामान्य आप लोग बैठे हुए हैं तो आपकी श्वास आ रही है जा रही है, तो क्या उसको प्राणायाम बोलेंगे? नहीं। क्या उसको पूरक रेचक बोलेंगे? नहीं। पूरक का अर्थ है प्राणायाम के संदर्भ में, प्राणायाम के संदर्भ में कह रहा हूं कि जब नियंत्रित तरीके से आप श्वास लेते हैं, 10 सेकंड में आपने श्वास लिया, 5 सेकंड में लिया अपनी क्षमता अनुसार, तब वो नियंत्रित तरीके से हुआ, तब वो पूरक की श्रेणी में आएगा प्राणायाम के संदर्भ में। बार बार ये शब्द दे रहा हूं। कुंभक जब आप नियंत्रित तरीके से अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकते हैं, धारण करते हैं, तब वो कुंभक माना जाएगा। और रेचक में जब आप नियंत्रित तरीके से गुरु के निर्देशन में उनके बताए हुए विधि के अनुसार नियंत्रित तरीके से श्वास को छोड़ते हैं, तब वो रेचक की श्रेणी में माना जाएगा। तो 3 हो गए, 3 महत्वपूर्ण चीजें, पूरक, कुंभक और रेचक। उसके बाद कहा गया प्राणायाम से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर उसे नियंत्रित कर मानसिक कार्य को प्रभावित किया जाता है। साथ ही प्राणायाम ध्यान के लिए एक तरह से शरीर और मन को तैयार भी करता है। अब प्राणायाम में जो हमने पढ़ा हुआ है उसको एक बार बता दीजिए, हैंड रेज कीजिए, और जितना पढ़ा कंप्लीट देखते हैं कौन कौन लोग बता पाते हैं, तो याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हैंड रेज कीजिए फटाफट। पायल जी बताइए क्या क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है। प्राणायाम के संदर्भ में सिर्फ बताइएगा। पूरा कुंभक के बारे में पढ़ा। फिर राइट नॉस्ट्रिल से लेते हैं तो सूर्य भेदी प्राणायाम लेफ्ट से छोड़ते हैं, और लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ते हैं तो चंद्र भेदी प्राणायाम। लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ते हैं तो अनुलोम विलोम। नहीं वो तो हमने अपनी तरफ से व्याख्या में जोड़ा। इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है उसमें क्या क्या है कि किस नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, कितना रेशियो हमारा रखना चाहिए, प्राणायाम के अंग कितने हैं, इन चीजों पर एक बार गौर फरमाइए। बताइए। हाँ पूजा कायल जी बताइए, जिसका जैसे हैंडरेज है उस हिसाब से हम करते जा रहे हैं। यस सर प्राणायाम में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। ठीक है। और इसका जो रेशो है हमें 1.2 का रेशो रखना चाहिए श्वास का।
और श्वास को लंबी और सुखद बनाने के लिए ये प्राणायाम किया जाता है। सर इसमें श्वास पे बात की गई है। इसमें 3 अवस्था बताई गई है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक होता है श्वास को लेना, कुंभक होता है श्वास को अपने अंदर भीतर रोकना, और रेचक होता है श्वास को छोड़ना। बहुत सुंदर। रुचि जी बताइए। जी सर, प्राणायाम के अभ्यास से ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। सांस को लंबी और सुखद बनाते हैं, और इसका स्टार्टिंग में रेशियो 1:2 रखते हैं, और इसकी 3 अवस्था बताई गई है, पूरक, कुंभक, रेचक। और इसमें से बाई नासिका प्राणायाम का अनेक प्रकार बताया गया, जिसमें कभी बाई नासिका से, कभी दाई नासिका से, कभी कभी मुख से भी श्वसन क्रिया की जाती है। पूरक, कुंभक, रेचक, ये पूरक में नियंत्रित तरीके से लेना, और कुंभक में नियंत्रित तरीके से श्वास धारण करके रखना या फिर रोकना। रेचक में नियंत्रित तरीके से श्वास को छोड़ना, बाहर निकालना।